सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेसराई बर्नार्ड का जो फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो ये चेसराई बर्नार्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उन्होंने दिया है। बेसिकली चेसराई बर्नार्ड का जो फोकस है वो चीफ एग्जीक्यूटिव पर है, यानी कि जो सबसे बड़े पद पर बैठा है, जिसे हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मैनेजर या टॉप ब्यूरोक्रेट जो है, जो भी उस विभाग का मतलब सेक्रेटरी है, तो जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट है उस पर उसने फोकस किया है चेसराई बर्नार्ड ने। और चेसराई बर्नार्ड का जो फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव है उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना चाहिए, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है चेसराई बर्नार्ड का, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात तो ये चेसराई बर्नार्ड का ये कहना है कि जिसे हम अथॉरिटी कहते हैं कि अधिकार, प्राधिकार या सत्ता, तो वो कहते हैं कि अथॉरिटी क्या है, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द अथॉरिटी। यदि संचार जो है, वो कम्युनिकेशन जो है, यदि वो सही है तो इसका मतलब अथॉरिटी मतलब है। क्योंकि जब भी कोई आदेश का पालन नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन को ठीक तरीके से नहीं समझा गया। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई आदेश दिया गया है और सबऑर्डिनेट्स के द्वारा उस आदेश को नहीं माना गया है तो उसके 4 कारण हो सकते हैं, जिनमें एक कारण यह है कि कम्युनिकेशन जो है वो ठीक तरीके से हुआ ही नहीं है, या जो कम्युनिकेशन किया गया वो ठीक से समझ में नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहला काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बना के रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ओके, वो चेसराई बर्नार्ड कहते हैं कि यदि कम्युनिकेशन आपने सही कर लिया, यानी कि कम्युनिकेशन के सेंटर सही कर लिए, सेंटर का मतलब कौन आदेश देगा, ठीक है, किसको आदेश देगा, और एक जो पूरी चेन है, देखिए पूरी चेन को क्लियर करना होगा। यानी कि जितने भी सेंटर्स हैं कम्युनिकेशन के, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होने चाहिए कि कौन किसको आदेश देगा और कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो सबको एक साथ मैसेज करके अपने ठीक अधीनस्थ को, जैसे एडीएम है, उसको आदेश देता है। एडीएम जो है वो समस्त एसडीएम को आदेश देते हैं, एसडीएम जो है वो तहसीलदार को आदेश देते हैं, तहसीलदार समस्त नायब तहसीलदारों को आदेश देते हैं, नायब तहसीलदार जो हैं वो समस्त लेखपालों और जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आदेश देते हैं। तो ये पूरा चेन है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कौन किसको आदेश देगा। ओके, तो कहते हैं कि यदि कम्युनिकेशन है, आपने सबसे ज़रूरी काम जो है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव का वो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बनाकर रखना। यदि कम्युनिकेशन सही से कर लिया आपने तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को, अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो पहला काम उसका क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की एक वो प्लानिंग, योजना बनाएगा। उसके बाद अपने सबऑर्डिनेट्स में निष्ठा पैदा करेगा, निष्ठा की भावना पैदा करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ। अब कम्युनिकेशन होने के बाद कोई आदेश दिया गया, अब संभव है कि व्यक्ति उस आदेश का पालन न करे। उसके दोनों कारण हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन ठीक से हुआ ही नहीं, या कम्युनिकेशन जो हुआ वो समझ में नहीं आया, ये ऑब्जेक्टिव रीजन हो सकता है। वस्तुनिष्ठ कारण हो सकता है। व्यक्तिनिष्ठ क्या है कि मुझे मानना ही नहीं है, ठीक है, मन में यदि कोई इस तरीके की पूर्वाग्रह है कि भाई हमें इनकी बात माननी ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव रीजन। तो ऑब्जेक्टिव रीजन है, अब देखिए, अब दोनों ही बातें हैं। यदि ऑब्जेक्टिव रीजन है तो वो कैसे सॉल्व होगा? यदि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्टिव रीजन की वजह से बात नहीं मान रहा, किसी वस्तुनिष्ठ कारण से यदि बात नहीं मान रहा, तो वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन सेंटर्स को आप जो है वो डिफाइन करिए कि कहाँ से कम्युनिकेशन, कहाँ से ऑर्डर आएगा, कौन किसको ऑर्डर देगा।
इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन सेंटर्स को क्लैरिफाई करने से क्या होगा कि सबऑर्डिनेट को पता होगा कि मुझे आदेश कहाँ से प्राप्त करना है और किसका आदेश मुझे मानना है। तो जो ऑब्जेक्टिव रीजन है वो ख़त्म हो गया। और सब्जेक्टिव रीजन भी हो सकता है, तो सब्जेक्टिव रीजन वो इस तरह से ख़त्म होगा कि सबऑर्डिनेट्स में एक निष्ठा पैदा की जाए, एक ये भाव पैदा किया जाए कि नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमसे है, और यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा सुप्रीम बॉस है, जो हेड है, जो हमें आदेश दे रहा है, उसकी बात का पालन करने में ही हमारा और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का लाभ है। तो ये निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी। यदि ये निष्ठा नहीं आई तो भी, क्योंकि बर्नार्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, बर्नार्ड कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जो सुपीरियर बॉस है उसने आदेश दे दिया है, या एग्जीक्यूटिव ने, या मैनेजर ने, या ब्यूरोक्रेट ने आदेश दे दिया। आदेश देने भर से काम नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबऑर्डिनेट्स ने उस आदेश का पालन किया या नहीं किया। ओके, तो केवल आदेश, अब तक क्या माना जाता था कि भाई आदेश देना है। फेयोल तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फेयोल कहते हैं कि आदेश देना और उसे मनवाना यही प्राधिकार है, यही अथॉरिटी कि आपने आदेश दिया, उसका पालन करा लिया। लेकिन क्या पालन मतलब जो करना है वो डिपेंड तो एक्चुअली सबऑर्डिनेट पर करता है ना। तो इट मे बी कि सबऑर्डिनेट आदेश का पालन ना करे, तो वो जितने भी रीजन थे जो जिन कारणों से कोई सबऑर्डिनेट आदेश नहीं मानेगा, उनको चेस्टरलाई बर्नार्ड ने क्लैरिफाई किया है कि किन किन कारणों से ऐसा हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि आपको सबऑर्डिनेट्स के मन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए निष्ठा, एक सम्मान, एक आदर का भाव पैदा करना होगा। उसके बाद क्या करना है, इनफॉर्मल ग्रुप्स को आपको बनाना है। देखिए, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी कहा था। चेस्टरलाई बर्नार्ड जो है वो बेसिकली मेयो और टेलर को जोड़ते हैं। टेलर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हर चीज़ बहुत ही फॉर्मल तरीके से होगी। मेयो कहते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण है, और मनुष्य जो है वो अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स, अपने समाज, अपने परिवार, अपने यार दोस्तों की बात को ज़्यादा तवज्जो देता है बजाय जो है फॉर्मल आदेश के या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर्मल किसी भी ऑर्डर के। मेयो ने यही तो देखा कि वो ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपने जो इनफॉर्मल ग्रुप्स के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दिया बजाय कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते। तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उस इनफॉर्मल ग्रुप ने ये तय कर लिया था कि हमें ये मानक तक वो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखा था कि इससे ज़्यादा हमें काम करना ही नहीं है। अब जो ज़्यादा काम करेगा वो भी निंदा का पात्र होगा, और जो कम करेगा उसको भी जो है वो निंदा झेलनी पड़ेगी। तो हमें पहली बार मेयो से इनफॉर्मल ग्रुप्स का पता चला। बर्नार्ड ने दोनों को जोड़ा है। बर्नार्ड कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव का एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स को बनाए। ठीक है, छोटे छोटे इनफॉर्मल ग्रुप्स को बनाए ताकि उन इनफॉर्मल ग्रुप्स के माध्यम से उसको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, अपनी बात को वो ठीक तरीके से डिलीवर भी कर सके। अमूमन क्या होता है, जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप देखते होंगे सिविल सर्विस में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे क्लब्स होते हैं। वो क्लब क्यों बनाए गए? वो बेसिकली क्लब इसलिए ही बनाए जाते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अधिकारी और सबऑर्डिनेट्स आएँ, और चूंकि ऑफिस के अंदर तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से आदेश देना है, फॉर्मल तरीके से उसका पालन करना है, प्लस एक फॉर्मेलिटी भी रहती है। सबऑर्डिनेट्स जो है वो उतना खुलकर जो है वो अपने सुपीरियर बॉस से सवाल नहीं पूछ सकता है, बात नहीं कह सकता है। तो क्लब में क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, लोग अपनी बातों को जो है बिना किसी मतलब हिचक के शेयर करते हैं। तो उससे क्या है, एक तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती हैं कि निचले लेवल पर एक्चुअली हो क्या रहा है, प्लस अपनी बात ठीक से कम्युनिकेट हो जाती है। एक और क्या काम होता है कि सबऑर्डिनेट्स के मन में अपने सुपीरियर बॉस के लिए एक रिस्पेक्ट भी पैदा होती है, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व से को समझ पाते हैं। ओके, तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में एक हम कह सकते हैं एक गैदरिंग जब होती है इनफॉर्मल ग्रुप्स में, तो कहीं ना कहीं जो बातें दिल में हैं वो निकलती हैं। ठीक है, आप इनफॉर्मल ग्रुप्स में किसी भी व्यक्ति के उस ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू होते हैं जो अमूमन जिससे हम
जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम रूबरू नहीं हो सकते। तो हमें बहुत सारे अपने सबऑर्डिनेट्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ का भी ज्ञान होता है उन इनफॉर्मल ग्रुप्स के माध्यम से। तो इसलिए बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से चेसराई बर्नार्ड ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव को, चीफ एग्जीक्यूटिव को कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स को बनने देना चाहिए और उसके माध्यम से उसे अपनी बातों को कम्युनिकेट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उन इनफॉर्मल ग्रुप्स के बनने के बाद जो है उनका कॉपरेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिले, और अमूमन मिलता भी है। देखिए, जहाँ पर कर्मचारियों को आपस में बात ही नहीं करने देंगे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ना, जिसको मेयो ने कहा, ये बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कर्मचारी के मन में किसी तरीके का आक्रोश है, मान लो 4-5 कर्मचारी हैं, उनमें एक व्यक्ति आक्रोशित है, तो क्या होगा, बाकी लोग उसको शांत कर देंगे इनफॉर्मल ग्रुप्स में, या उनमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरीके से रन करना चाहेगा, तो वो बाकी लोगों को गवर्न करेगा। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स के कई लाभ भी होते हैं, हालांकि हानियां भी संभव हो सकती हैं, लेकिन लाभ उसके हो सकते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स का निर्माण करे और इनफॉर्मल ग्रुप्स के माध्यम से वो कम्युनिकेट करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के विषय में, प्लस उनकी क्वालिटी से वो रूबरू हो और तब उनसे वो उनका कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राप्त करे। तो बेसिकली बर्नार्ड ने और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ग्रुप्स को जोड़ दिया है। टेलर केवल फॉर्मल ग्रुप्स की बात करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मेयो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप्स को महत्ता दो। बर्नार्ड वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों को जोड़ा है, दोनों को बैलेंस किया है। उन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कम्युनिकेशन ही अथॉरिटी है, ऐसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो कुछ इनफॉर्मल ग्रुप, अनौपचारिक समूहों का निर्माण करे और उनके माध्यम से उनका कॉपरेशन ले। ये चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है। तो अब कैसे लेगा वो? अब उसे सबऑर्डिनेट से काम लेना है। तो सबसे पहला काम ये है कि वो योग्य कर्मचारियों का चयन करे। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव को ही भर्ती करना होता है। तो उसका काम ये है कि वो जो है और उनमें दोनों क्षमताओं को वो देखे, सामान्य क्षमताएं देखे, यानी कि उसके अंदर नैतिकता, साहस, बुद्धिमत्ता, ओके, पहल करने की क्षमता, लचीलापन, ये सारी क्वालिटी वो देखे, ये उसकी जनरल एबिलिटीज़ हैं। प्लस उसकी विशेषज्ञ योग्यता भी देखे, स्पेशल यदि क्वालिफिकेशन है, जैसे तकनीक जो है, टेक्निकल नॉलेज जो है उसकी, यदि उसको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में है, मान लो जैसे वो कंप्यूटर का बहुत स्पेशलिस्ट है या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का वो स्पेशलिस्ट है, तो उसको एक एग्जीक्यूटिव को अपने कर्मचारियों को चयन करते समय दोनों ही क्वालिटीज़ को देखना चाहिए, सामान्य क्षमताओं को भी देखना चाहिए, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि उसकी बुद्धिमत्ता, साहस, नैतिकता, ठीक है, पहल करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ें देखे, प्लस उसके स्पेसिफिक नॉलेज को भी उसको देखे और देखने के बाद जो है वो उनका चयन करे। अब केवल चयन करने से भी काम नहीं चलेगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी समय समय पर, ठीक है, और उसके साथ साथ सुपरविज़न भी करना पड़ेगा। तो पहले वो चयन करे अपने अधीनस्थों का, उसके बाद उनको जो है ट्रेनिंग दे, जो भी आवश्यक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके बाद सुपरविज़न करता रहे, ठीक है, बाहर से देखता रहे कि क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ अब चूँकि उनका मनोबल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उनका मोटिवेशन लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए वो कहता है, बर्नार्ड कहते हैं कि इंसेंटिव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो कहते हैं इंसेंटिव बढ़ाने से क्या होगा कि जो जोन ऑफ इंडिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि आपके आदेश मानने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कहते हैं इस जो है इंसेंटिव की व्यवस्था की जाए और मनोबल को बढ़ा कर रखा जाए। और ये यदि सारी चीज़ें होंगी, एक तो योग्य कर्मचारियों का चयन हो, प्लस केवल चयन ही नहीं करना है, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देनी है, उनका अच्छे से सुपरविज़न करना है, प्लस उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ा कर रखना है, इंसेंटिव देने हैं ताकि उनका जो कॉपरेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिले। ये चीफ एग्जीक्यूटिव का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। तीसरा काम है ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिवर्सल पर्पस बनाना, सार्वलौकिक प्रयोजन बनाना, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बड़ा गोल क्या है, पहले तो वो ये क्लियर करें, क्योंकि जो बड़े गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, वो छोटे छोटे उपलक्ष्यों से पूरे होते हैं।
जो बड़े गोल हैं वो छोटे छोटे गोल से पूरे अचीव होते हैं। लेकिन पहले ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूनिवर्सल पर्पज मतलब एक सार्वभौमिक जो है प्रयोजन है, यानी कि वो बेसिकली उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कोई भी संगठन बना, जैसे यूएनओ बना, WHO बना, तो आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो, ये किस लिए बना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम को डिसाइड करे, टारगेट को डिसाइड करे कि वो बेसिकली किस पर्पज से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है, और जिस पर्पज से ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है उस पर्पज को उसे अचीव करना है। अब कैसे करना है, सबसे पहले तो हर लेवल पर वो टारगेट डिसाइड करेगा। देखिए, एक बड़ा गोल डिसाइड कर लिया, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई हमने जो है वो गरीबी मिटानी है, या जो कुपोषित हैं उनको जो है कुपोषण से दूर करके और जो है उनको न्यूट्रिशन लेवल पर लाना है। अब ये बड़ा गोल है, अब ये बड़ा गोल है, अब एक दिन में तो अचीव होगा नहीं, या केवल सोचने भर से अचीव होगा नहीं। अब हमें हर लेवल पर टारगेट सेट करने पड़ेंगे, हर लेवल पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि हर लेवल पर वो एक टारगेट डिसाइड करे कि भाई आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, ठीक, डिसाइड हो गया। केवल डिसाइड करने से नहीं होगा, वो सारे छोटे छोटे जो टारगेट्स जो दिए गए थे हर लेवल पर उनको जोड़कर एक जो है एक समग्र लक्ष्य बनाएगा वो, जो मैंने कहा। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो एक सबसे पहला काम हुआ कि बड़ा गोल डिसाइड हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा गोल क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। उसके बाद क्या है, उस लक्ष्य को कैसे पाना है, तो हमने हर लेवल पर, टॉप से लेकर बॉटम तक हर लेवल पर डिसाइड कर लिया कि किसका क्या काम है, ठीक है। तो हम उन्हें कह सकते हैं उपलक्ष्य, और उन सबको जोड़ जोड़कर हमने एक समग्र लक्ष्य बनाया। और उसके बाद उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ, वो फीडबैक ले, और नहीं हुआ और फीडबैक लेने के बाद जो भी कमियां उसको समझ में आती हैं तब फिर से जो है टारगेट्स को पुनर्परिभाषित किया जाए और जो है वो टारगेट को अचीव किया जाए। देखिए, जो मेन गोल है वो पुनर्परिभाषित नहीं होगा, ठीक है, वो रीडिफाइन नहीं होगा। जो उपलक्ष्य हैं वो रीडिफाइन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप किसी प्लानिंग को करते हैं, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली आपने जो पहले से बना लिया वही आपको करना है, वैसे ही करना है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाते हैं तो चीज़ें कुछ और मिलती हैं, कुछ और होती हैं। तो मेन टारगेट जो ऑर्गेनाइजेशन का वो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जो निचले लेवल पर जो उपलक्ष्य हैं उनको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया जा सकता है। मेन पर्पस क्या है कि एनी हाउ वो टारगेट उसको अचीव करना है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है। तो अब हमको 3 बातें समझ में आई चीफ एग्जीक्यूटिव की। सबसे पहला कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाना, कम्युनिकेशन सेंटर डिसाइड करना, ओके, ये उसका सबसे पहला काम है, ताकि जो भी कम्युनिकेशन हो, जो भी ऑर्डर दिया जाए उसके बारे में किसी भी सबऑर्डिनेट को किसी भी तरीके का शक शुबह नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसको जो है ये भ्रम नहीं हो कि मुझे जो है आदेश प्रॉपर व्यक्ति ने नहीं दिया या प्रॉपर तरीके से नहीं दिया। सबसे पहला काम है कम्युनिकेशन सेंटर डिसाइड करना और प्रॉपर कम्युनिकेशन करना। उसके बाद दूसरा काम है जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका ठीक तरीके से चयन करना, उनका प्रशिक्षण करना, प्लस इंसेंटिव और जो है मोटिवेशन के माध्यम से उनका कॉपरेशन लेना। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा गोल डिसाइड करके और फिर हर लेवल पर छोटे छोटे जो है वो गोल तय किए जाएं और फिर उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए उस बड़े गोल को, जिस गोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है, उसे अचीव करना, ये है चीफ एग्जीक्यूटिव का काम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव का बेसिकली काम क्या होता है, और केवल यही नहीं कि काम क्या होता है बल्कि कैसे उसको अचीव करना है, ये भी आज आपको समझ में आया। कहीं ना कहीं आज का ये वीडियो आपके लिए, जब आप एक ऑफिसर बनेंगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक दिशा निर्देशक वीडियो है। ये वीडियो आपको न केवल बताता है कि आपका क्या काम है, ओके, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे उस गोल को, जिस गोल को अचीव करने के लिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए हैं, उसे आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो है आज का ये,
और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा वीडियो जो आपको ऑफिसर बनने के बाद बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो को 1-2 बार और भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि चीफ एग्जीक्यूटिव का या जो चीफ ब्यूरोक्रेट है या जो सबसे बड़ा बॉस है, सुपीरियर बॉस जो है, उसका क्या काम होता है और कैसे जो है वो अपने सबॉर्डिनेट से काम लिया जाता है, उनका कोऑपरेशन लिया जाता है और कैसे गोल अचीव किए जाते हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम चेस्टर आई बर्नार्ड की समालोचना करेंगे, उनकी कुछ कमियां देखेंगे और प्लस ये भी देखेंगे कि 21वीं शताब्दी में यानी कि वर्तमान में चेस्टर आई बर्नार्ड की ये जो पूरी थ्योरी है ये कहाँ तक जो है इसको अप्लाई किया गया है, किया जा सकता है और इसमें इसका किस तरीके से जो है वो लाभ लिया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।